चलिए चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आज सुबह आपसे वादा किया था कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। दरअसल हम लोग पिछले 2 महीने से जिस बड़ी राष्ट्रीय और अगर यूं कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या से रूबरू हो रहे हैं, जो हमारी देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी भौगोलिक सीमाओं तक पर आन पड़ी है। और लंबे संघर्ष में हमने देखा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, 73 जवान घायल हुए हैं जिनके इलाज चल रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, जो बयान दिया है, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर मिलना चाहिए देश को। और एक साधारण नागरिक के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप सबके दिमाग में भी वे सवाल होंगे, तो मैंने कोशिश की है उन पर बात करने की। 2-3 मुद्दों पर फुटकर में बात करेंगे। एक तो लद्दाख की बात है, जहां जो गलवान घाटी जो है वो लद्दाख में है। थोड़ी सी जानकारी लद्दाख के बारे में देंगे। फिर इस क्रोनोलॉजी के समझेंगे कि ये समस्या जब से 2 महीने से अधिक हो गए, जिस पर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार ने कब कब क्या कहा, और अंत में कल प्रधानमंत्री ने कल जो कहा उसके निहितार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, हमें सचमुच क्या समझना चाहिए और दुनिया उसे क्या समझ रही होगी। और हमारे जवानों की शहादत के बाद और क्या शुरू हो गया, इस पर बात करेंगे। मैं संक्षेप में 2-3 सूचनाएं आपके साथ साझा कर लूं। एक तो हम शहीदों की शहादत से व्यथित हैं, पूरा देश व्यथित है, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये जवान शहीद कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या घटनाक्रम था। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक टेलीविजन डिबेट में कह दिया है कि ये जवान पहाड़ से गिरकर इनकी जान गई है। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अगर हमारे ये 20 जवान पहाड़ से गिरकर फिसलकर जान गंवा बैठे हैं तो वास्तविकता देश के सामने आना चाहिए। एक सूचना ये। दूसरी बात यह है, आज गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया ऑनलाइन, जैसा कि आजकल सारी प्रक्रिया चल रही है। उसमें उन्होंने एक बात कही, आपने ट्वीट पीएमओ का हो सकता है देख लिया हो, बीजेपी फॉर इंडिया देख लिया हो, सब ट्वीट पर है और वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, हर बिहारी को इस पर गर्व होता है। मुझे सिर्फ बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, मुझे भी और आपको भी, कि प्रधानमंत्री ने बिहार रेजिमेंट और बिहार के लोगों के गर्व की बात कही, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके आगे आपको समझना है, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। पुलवामा आपको याद ही होगा, और उस वक्त किस तरह प्रधानमंत्री ने भरी सभा में कहा था कि क्या पहली बार वोट देने जा रहे वोटर्स का, युवाओं का पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं होगा, नहीं हो सकता। उन्होंने आह्वान किया था। ऐसा दूसरा कोई उदाहरण देश के इतिहास में नहीं मिलता शहीदों के नाम पर इस तरह वोट मांगने का। खैर, ये उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद सेनाधिकारियों ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो रिटायर्ड सेनाधिकारी हैं, जिसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर भी हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए बहुत संक्षेप में पहले लद्दाख की बात कर लेते हैं। ये जो लद्दाख आज हमारे साथ है, ये 19वीं शताब्दी में सन 1839 से लेके 1841 के आसपास एक संघर्ष चला था। तब डोगरा राजघराने के राजा थे, राजा गुलाब सिंह। उनके एक सिपह सालार जांबाज जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, और जनरल राजा गुलाब सिंह महाराजा रंजीत सिंह के अधीन थे। तो उस वक्त ये लद्दाख तिब्बत के साथ एक संघर्ष के समय में भूटान के साथ जुड़ गया था, और जनरल जोरावर सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई। और 1834 से 1841 तक, पहला संघर्ष
34 में हुआ। जनरल जोरावर सिंह वहां गए, उन्होंने विजय प्राप्त की, लद्दाख को जम्मू कश्मीर का और भारत का हिस्सा बनाया। इसके बाद बाल्टिस्तान और तिब्बत पर भी जो सैन्य अभियान चले, जनरल जोरावर सिंह उसमें भी शामिल हुए। और 1841 में एक तोया का युद्ध हुआ था जिसमें जनरल जोरावर सिंह शहीद हुए। उन्हें लिटिल नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे शूरवीर थे जनरल जोरावर सिंह, जिनकी बदौलत आज लद्दाख भारत का हिस्सा है। अब ये जो समस्या पैदा हुई, आप सब जानते हैं, 1950 के बाद से लेकर आज तक चीन ने कभी भी ये गलवान या गालवन घाटी पर कोई दावा नहीं किया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आर पार ये जो हिस्सा है, ये हमारी तरफ है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार, और चीन ने इससे पहले इस पर कभी दावा नहीं किया। ये घटनाक्रम पिछले 2 महीने से शुरू हुआ। और अगर हम देखें तो 11 मार्च को विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया, लिखित उत्तर में कहा कि लद्दाख अरुणाचल प्रदेश की 34,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चीन के कब्जे में है। उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, पीआईबी ने, जो कल प्रधानमंत्री के बयान का स्पष्टीकरण जैसा देने के लिए जो बयान जारी किया है, उसमें पीआईबी ने माना है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है, यानी पहले से 5,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में अधिक मानी गई है। और लगातार ये संघर्ष पिछले 2 महीने से चल रहा था। छुटपुट आमदोरफ्त, घुसपैठ एक दूसरे की तरफ चल रही थी। तमाम रक्षा विशेषज्ञ, सैन्य विशेषज्ञ इसके लिए सरकार को आगाह कर रहे थे। मीडिया संस्थानों के द्वारा खबरें आ रही थी, आप उठाकर देख लीजिए पिछले 7-8 हफ्ते के अखबार। और उस वक्त भी 6 जून को आपस में ये वादा हुआ कि ये गलवान घाटी पर कोई पार नहीं करेगा, मतलब भारत भी इधर से उधर नहीं जाएगा और वे भी इधर से इधर नहीं आएंगे गलवान नदी के इस पार। इसके बाद 2 जून को राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा कि लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस्ड इनटू इंडिया साइड, यानी बड़ी संख्या में चीनी ट्रूप्स ने, चीनी टुकड़ियों ने भारत की तरफ के हिस्से पर घुसपैठ की है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 जून को कह रहे थे चीनियों ने एलएसी के इस तरफ स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की है। और 20 जून को हमारे 20 जांबाज जवानों की शहादत के बाद, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, हमारी किसी चौकी पर कोई कब्जा नहीं है। इस दरमियान भी 15 जून को कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है दोनों देशों के बीच में। कितनी चीजों का खंडन करेगी सरकार? हम चाहते हैं, हम विश्वास करना चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री देश के सामने सच्चाई पेश करें। हम भरोसा करना चाहते हैं कि वे जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। हम क्यों चीन की एजेंसियों और चीन के विदेश मंत्रालय की बातों का भरोसा करें? लेकिन कम से कम भारत सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय कम से कम एक जाई बयान, एक सा कोई बयान तो दें जिस पर हम भरोसा कर सकें कि सबके स्वर एक से हैं। और अगर प्रधानमंत्री का यह बयान रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों से उलट है तो यकीनन सच्चाई वह नहीं है जो देश को बताई जा रही है। और एक गंभीर सूचना, कल 20 जून को ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिन के 12 बजे एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की न्यूज एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि डोकलाम समझौता चीन ने तोड़ दिया है और डोकलाम के भीतर हमारे जमीन को हथियाने की कोशिश चीन ने शुरू कर दी है, घुस आया है चीन वहां तक। और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, ये किसी पत्रकार का बयान नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद का आरोप है कि चीन ने डोकलाम समझौता तोड़ दिया है और दोबारा डोकलाम पर
कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। तो जो बाकी लोग जवाब मांगने वाले अगर देशद्रोही हैं तो सत्ताधारी पार्टी के सांसद उन्हें कब ट्रोल करेगी ये ट्रोल आर्मी? क्या उन्हें भी देशद्रोही ठहराएगी या सचमुच जवाब का इंतजार करेंगे हम सब? अब आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये साथ साथ सब मिले हुए विषय हैं। हर चीज पर आपको ध्यान देना होगा कि हमारी सीमाएं चीन की तरफ से किस तरह खतरे में घिर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दोबारा सुन लीजिए, बीजेपी के सांसद श्री तापिर गाओ, तापिर या तपीर, जो भी उनका उच्चारण हो, वे बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं अरुणाचल ईस्ट से। उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की जो सेना है, वो अरुणाचल प्रदेश के भीतर घुसकर पेट्रोलिंग कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। और ये बात वे बीजेपी के सांसद अरुणाचल ईस्ट से लोकसभा में भी कह चुके हैं, यही बात जो पिछला सत्र था उसमें। और अब तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। अब आप देखिए ये सब कौन चीन कर रहा है। मैंने पिछले भी अपने लाइव में आपसे कहा था कि चीन से जो हमारा रिश्ता है, हम 1962 भुगत चुके हैं। दुनिया में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि 62 में हमसे गलतियां नहीं हुई, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री से गलतियां नहीं हुई। 57 साल बाद भी वे प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में हैं और लाए जाते हैं। संसद में उन्होंने खड़े होकर अपनी गलतियां स्वीकार कर ली थी। तत्कालीन विपक्ष ने सड़कों से लेकर संसद तक उनसे सवाल पूछे थे। लेकिन तब के चीन और भारत के रिश्ते के बाद पिछले 6 सालों में जो रिश्ता बना है, वो तो इतना प्रगाढ़ रिश्ता है कि दुनिया के किसी भी देश से उतना व्यक्तिगत रिश्ता भी नहीं है जितना हमारे प्रधानमंत्री का चीन के राष्ट्रपति के साथ है। आपने वो बयान तो सुना ही होगा, एक भाषण किसी बड़ी प्रबुद्ध जनों की सभा में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठे थे, एस शिवशंकर बैठे थे विदेश मंत्री, और बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने याद बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने ह्वेनसांग के समय से बड़नगर से रिश्ता निकाला है। आप जानते हैं ह्वेनसांग आज से 1400 बरस पहले 7वीं सदी में भारत आया था। ह्वेनसांग चीन का एक बौद्ध भिक्षु था, दार्शनिक था, घुमक्कड़ था, अनुवादक था। उसने चीन से चलने से पहले संस्कृत का अध्ययन किया था और कई और भाषाओं का अध्ययन भी उसने किया था। और ह्वेनसांग 602 में पैदा हुआ था और उसके बाद वो भारत आया। यहां पर 629 में भारत आया। उस वक्त भारत के तमाम सारी जगह पर गया। चूंकि वो बौद्ध भिक्षु था, इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के से संबंधित स्थानों पर जाने का उसने प्रयास किया और सब जगह गया। लेकिन ज्यादा समय, करीब 15 साल ह्वेनसांग भारत में रहा। तत्कालीन सम्राट, कन्नौज के राजा सम्राट हर्षवर्धन के काल में वो कन्नौज में रहा। हर्षवर्धन के ही राज्य में ज्यादा समय उसने बिताया। और जाते समय करीब भारत से चीन जाते समय 657 ग्रंथ हमारे भारतीय वांग्मय के वो लेकर गया। और वो ह्वेनसांग, उसका जो चीन में गांव था, चीन के राष्ट्रपति कहते हैं, ऐसा मोदी जी ने बताया हम सबको, हमें भरोसा करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे बता रहे हैं कि ह्वेनसांग चीन में अपने गांव जाकर गया। वहां उसने बड़नगर का जिक्र किया है किसी किताब में, किसी डायरी में। और फोन पर शी जिनपिंग ने, चीन के राष्ट्रपति ने, मोदी जी को बताया कि ह्वेनसांग बड़नगर आया था, मोदी जी के गांव। और ये उसने चीन में उस किताब में लिखा है 1400 साल पहले। यानी बहुत ही करीबी रिश्ता है, अनिर्वचनीय। नरेंद्र मोदी जी और जिनपिंग का इतना करीबी रिश्ता है कि ह्वेनसांग बड़गांव के बारे में लिख गया था 1400 साल पहले। वो चीन आज हमारे ऊपर हमलावर है, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, हमारे वीर जवानों को शहीद कर रहा है, निर्ममता पूर्वक उनके ऊपर आक्रमण करके। तो सवाल पूछे जाने चाहिए कि माननीय मोदी जी, उसी चीन को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि चीन ने न तो कोई घुसपैठ की है, ना ऐसी कोई घटना हुई है कि हमारी पोस्ट पर, हमारे कैंपों पर
कहीं भी हमारे कब्जा उन्होंने कर लिया हो चीन ने। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन के पक्ष में जाने वाला है। आपके पास आरोप लगाने के लिए, घुसपैठ या आक्रमण का आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा जब चीन ये कहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि ये क्लीन चिट चीन को क्यों दे दी गई। स्थान है नेट कनेक्शन टूट जाने से मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो मेरे सवाल आखिर में यही सवाल हैं कि आखिर हमारे लोग कहां शहीद हुए। दूसरा, एक और दावा किया जा रहा है लगातार कि चीन की सेना के 43 जवान हमने मार गिराए हैं। ये तो शौर्य और पराक्रम की बात है। इसे अधिकृत रूप से भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, हमारी सेना अब तक अधिकृत रूप से इसका दावा क्यों नहीं कर रही है। टेलीविजन चैनलों पर एक लिस्ट सुनाई गई है चीन के शहीदों की, उस चीन के सैनिकों की जो मारे गए हैं। मैं उन्हें शहीद नहीं कहना चाहूंगा, शत्रु देश के सैनिकों को हम शहीद क्यों कहें। क्या आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि उस फर्जी सूची में चीन के जनरलों के नाम है, कई सारे जनरलों के नाम है। तो क्या आपको लग रहा है कि लद्दाख में, गलवान घाटी में चीन के जनरल आकर लड़ाई लड़ रहे थे और शहीद हो गए, मारे गए, हमने उनको मार गिराया? और अगर मार गिराया तो हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात, शौर्य और पराक्रम की और दूसरी क्या बात हो सकती है। तो भारत सरकार बताए ना, हमने चीन के इतने लोगों को मार गिराया। हम गर्व से कहें कि हमारी सेना के पराक्रम की ये पराकाष्ठा है कि हमने चीन के जनरलों तक को मार गिराया है। तो ये फर्जी सूचियां जारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, 10 सैनिकों को रिहा करने पर सवाल उठाए गए। आज तक भारत सरकार ने उसके बारे में कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया। सन के हर अखबार के पहले पन्ने की लीड खबर थी कि 10 जवान हमारे रिहा किए गए, जिसमें 4 अधिकारी थे, 4 अधिकारी और 6 जवान थे। कोई आज तक खंडन नहीं किया गया। और सत्ताधारी दल और उसकी ट्रोल सेनाएं 1962 का राग अलापते हुए हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही ठहरा रही हैं। उसका एक और बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सेना के जिन जनरलों ने यह कहा कि हम इस घटना से शर्मिंदा हैं, उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी अभियान चला रही है। बड़े बड़े जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये देशद्रोही हैं, उन्हें अश्लील गालियां दी जा रही हैं। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, आप देख लीजिएगा उनके ट्विटर अकाउंट्स पर। जिन लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कर्नल रैंक के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के कल के बयान से असहमति दर्ज की है, उनके नाम सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव, उन्होंने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मेरे 3 स्टार के बाद अब मैं रिटायर हूं और मेरा बेटा फौज में नहीं है। यानी अब मैं शर्मिंदा होने के लिए सेना में नहीं हूं, मेरा प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी ने समर्पण कर दिया है। वे कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन के शब्द हैं ये। मेजर जनरल सैंडी थापर, जो पीएलए कह रही है वही मोदी जी कह रहे हैं। यानी चीन की सेना जो बयान दे रही है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने घुसपैठ नहीं की, वही तो मोदी जी बयान दे रहे हैं। इसे मेजर जनरल सैंडी थापर शर्मनाक बयान बता रहे हैं। मेजर जनरल वीरेंद्र धनोआ, क्या हम पूछ सकते हैं हमारे सैनिक मारते मारते कहां मरे हैं? इन्वर्टेड कॉमा में मेजर जनरल धनोआ ने लिखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने पहले वक्तव्य में मारते मारते मरे हैं कहा था। इन सब लोगों की ट्रोलिंग शुरू हो गई है, आप जाकर देख लीजिए। देशभक्ति के स्वयंभू ठेकेदार, 40-40 साल सेना में रहे इन महान पराक्रमी अधिकारियों के चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं। ये हमारे देश का नया नीति शास्त्र है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जिस
के वादे पर एतबार किया था, जिसने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, खतरा मंडरा रहा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग, सत्ताधारी दल के लोग ये कह रहे हैं। इसलिए हमें कहना पड़ता है, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा ख्वार होता। हम वली कैसे समझें सर आपको? आप तो वादा ख्वार साबित हो रहे हैं। और सुबह मैंने जो कहा था अपने अलर्ट में कि उन्होंने जो झूठ बोला है अब वे उसी पर कायम रहें, या सच बताना है तो देश की संसद का आपात सत्र बुलाया जाए। सारे विपक्षी दलों से भी मैं आग्रह करूंगा कि देश के सामने सारा सच आना चाहिए इस घटना का। ये कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटी मोटी आतंकवादी घुसपैठ नहीं है। पड़ोस के एक बहुत बड़े देश का आक्रमण है देश की सीमाओं पर। इसके लिए संसद का आपात सत्र बुलाया जाए, ये मांग हम सब करते हैं। ये मांग हमारी वहां तक पहुंचे। और बस इतना ही कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आपके किरदार में झूठ बोलना ही है तो आप कायम रहिए। फिलहाल देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है, ये वही सवाल हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी 1962 में पूछ रहे थे। संसद का सत्र बुलाने की मांग 1962 के अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और पंडित नेहरू ने तत्काल संसद का सत्र बुलाया था। मैं हिंदुस्तान के एक आम नागरिक के नाते, उस संसद को चुनने वाला मतदाता होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि संसद का आपात सत्र बुलाएं और देश को इस घटनाक्रम की सच्चाई बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।